आइए आज हम स्टडी करेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत। अंग्रेजी में बोलेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो देखते हैं। कह रहा है जैसा आप जानते हैं लुईस अवधारणा से अणुओं की संरचनाओं को लिखने में सहायता मिलती है, परंतु रासायनिक आबंध बनने की व्याख्या करने में यह असमर्थ है। तो इसको ध्यान देना है कि जो लुईस अवधारणा है इससे अणुओं की संरचना लिखने में तो सहायता मिलती है, लेकिन अगर हम बात करें कि रासायनिक बॉन्ड कैसे बनता है तो उसकी व्याख्या करने में ये सफल नहीं है। उक्त अवधारणा यह भी स्पष्ट नहीं करती कि अणुओं की आबंध वियोजन ऊर्जाएं तथा आबंध लंबाइयां यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ जैसे H2 का 435.8 किलो जूल प्रति मोल है। यह बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा यानी आबंध वियोजन ऊर्जा यानी बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा की जरूरत होगी, तथा H2 की बॉन्ड लंबाई जो है 74 पिकोमीटर है। और इसी प्रकार F2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है यानी आबंध वियोजन ऊर्जा है 150.6 किलो जूल प्रति मोल है, तथा F2 बंध की लंबाई जो है 144 पिकोमीटर है। तो यह भिन्न क्यों है, जबकि दोनों ही अणुओं में आबंधित परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के फलस्वरूप एकल सहसंयोजी आबंध बनता है। तो H2 और F2 का हमने एग्जाम्पल देखा, तो उसमें यह कह रहा है कि दोनों की बंध ऊर्जाएं यानी बंध वियोजन ऊर्जा और बंध लंबाई अलग अलग क्यों है, जबकि दोनों ही में एक एक सहसंयोजी आबंध है। तो ये सब व्याख्या जो है लुईस बिंदु संरचनाओं के माध्यम से नहीं हो पाया। तो यह मॉडल बहुपरमाणु अणुओं की आकृतियों की भिन्नता पर भी प्रकाश नहीं डालता। और यह जो मॉडल था हमारा लुईस संरचना वाला, तो वो जो है बहुपरमाणु अणुओं की आकृतियों की विभिन्नता पर भी प्रकाश नहीं डालता है कि बहुपरमाणु जो अणु है वो भिन्न भिन्न क्यों है। इसको फिर से देखते हैं कि लुईस अवधारणा से अणुओं की संरचना को लिखने में सहायता मिलती है, परंतु रासायनिक आबंध बनने की व्याख्या में यह असमर्थ है। उक्त अवधारणा यह भी स्पष्ट नहीं करती है कि अणुओं की आबंध वियोजन ऊर्जाएं तथा आबंध लंबाइयां जैसे H2 और F2 में भिन्न है। क्यों है यह नहीं बताता, जबकि दोनों की ही अणुओं में संबंधित परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के फलस्वरूप एकल संयोजी आबंध बनता है। कहने का मतलब यह है कि बंध एक ही है, फिर भी दोनों की बंध वियोजन ऊर्जाएं तथा बंध लंबाइयां अलग अलग हैं। तो यह मॉडल बहुपरमाणु अणुओं की आकृतियों की भिन्नता पर भी प्रकाश नहीं डालता। तो बहुपरमाणु जो अणु हैं उनकी आकृतियां अलग अलग क्यों हैं, इस बात को भी लुईस संरचना जो है लुईस बिंदु संरचना यह स्पष्ट नहीं करता है। इसी प्रकार VSEPR सिद्धांत सरल अणुओं की आकृति के बारे में जानकारी देता है, परंतु यह उनकी व्याख्या नहीं कर सकता है। क्यों ऐसा होता है, ये उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। इसका उपयोग भी सीमित है। इन कमियों को दूर करने के लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जो क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिकल सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत तथा अणु कक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो इसको ध्यान देना।
अब देखिए, तो इन्हीं संरचनाओं की व्याख्या के लिए दो सिद्धांत जो क्वांटम मैकेनिकल सिद्धांत पर आधारित है दिए गए, एक संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थियरी तथा दूसरा अणुकक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो इसके बारे में अब हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत को सर्वप्रथम हाइटलर तथा लंदन ने सन 1927 में प्रस्तुत किया था, जिसका विकास पॉलिंग तथा अन्य वैज्ञानिकों ने बाद में किया। तो इसको ध्यान देना है कि ये सिद्धांत जो है हिटलर नहीं, हाइटलर, समझिएगा। हिटलर अलग चीज है और हाइटलर दूसरे वैज्ञानिक, इन्होंने किया था और इसका बाद में विकास जो है वो पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने किया था। इस सिद्धांत का विवेचन परमाणु कक्षकों, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों, इकाई 2, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग और संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन तथा विचरण यानी वेरिएशन एवं अध्यारोपण सुपरपोजिशन के सिद्धांतों के ज्ञान पर आधारित। तो इतने शब्द आ गए हैं, इन सब का हम लोग मतलब समझेंगे तभी हम लोग पढ़ सकते हैं। इन सभी पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में संयोजकता आबंध सिद्धांत का गूढ़ विवेचन इस पुस्तक की विषय स्तर से बाहर है। तो ध्यान दीजिए, इन सभी पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में संयोजकता आबंध सिद्धांत का गूढ़ विवेचन इस पुस्तक की विषय वस्तु से बाहर है। तो कुल मिला के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसको बहुत जटिलता से अध्ययन जो है आगे जो इंटरमीडिएट के बाद पुस्तकें हैं उसमें बताया गया है, क्योंकि ये जो शब्द आ गए अतिव्यापन, संकरण, विचरण, अध्यारोपण, ये सब थोड़ा जटिल है। अतः इस सिद्धांत का वर्णन केवल गुणात्मक दृष्टि से तथा गणित का उपयोग किए बिना ही किया जाएगा। आइए प्रारंभ में सरलतम अणु H2 के विरचन पर विचार करते हैं। तो कुल मिलाकर के सिंपल जो परमाणु है या अणु है, सिंपल अणु है, तो उनके बारे में हम लोग विचार करेंगे। बाकी जटिलता जो है अगले जो इंटरमीडिएट के बाद के हमारे उच्च कक्षाएं हैं उनमें इनका अध्ययन किया जाएगा। तो हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन के दो परमाणु A व B जिनके नाभिक क्रमशः Na व Nb हैं तथा उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को Ea और Eb द्वारा दर्शाया गया है। इस फिगर को भी देख लीजिए, Ea और Eb इनमें इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया गया और नाभिकों को Ha और Hb द्वारा दर्शाया गया है। ये देखिए इस तरह से दिखाया गया। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर को भागेगा। इसी प्रकार नाभिक में धन आवेश है, तो ये इधर को भागेगा, ये इधर को भागेगा। H2 अणु के विरचन में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। विरचन का मतलब वेरिएशन, मतलब क्या भिन्नताएं हैं। एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तथा उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ये और Eb द्वारा दर्शाया गया है। एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं जब ये दो परमाणु एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर होते हैं, तब उनके बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिकर्षण लग रहा है दोनों नाभिकों के बीच और दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिकर्षित होकर के इतनी दूर चले जाएंगे जब उनमें प्रतिकर्षण लगभग 0 हो जाएगा, तो वहां पर जो है क्या होगा कि अन्योन्य क्रिया नहीं होगी। तो वही कह रहा है कि जब ये दो परमाणु एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर होते हैं तब उनके बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती। ज्यों-ज्यों दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं त्यों-त्यों उनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल
और नाभिक नाभिक के बीच प्रतिकर्षण बल, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल। त्यों उनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होते जाते हैं। आकर्षण बल निम्नलिखित में उत्पन्न होते हैं। तो आकर्षण बल कैसे उत्पन्न होगा? तो विपरीत चार्ज वालों के बीच आकर्षण होता है, समान आवेश वालों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो देखिए, एक परमाणु के नाभिक तथा दूसरे उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण होगा। तो नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच और नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच, तो यहाँ पर नाभिक ए को ये इलेक्ट्रॉन के बीच और नाभिक बी से ईबी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होगा, एक परमाणु के नाभिक तथा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच। इसी प्रकार एक परमाणु का नाभिक यानी ईबी, अब देखें यहाँ पर उसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण है, यहाँ पर भी उसी परमाणु और नाभिक के बीच आकर्षण, यहाँ पर दूसरे नाभिक, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर देखिए ए का नाभिक है और बी का इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच आकर्षण होगा। इसी प्रकार बी के नाभिक और ए के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण होगा। इसी प्रकार प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित में उत्पन्न होते हैं। तो इसी प्रकार प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित में उत्पन्न होते हैं, जैसे दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच ईबी, दो इलेक्ट्रॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच, तो ए और ईबी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिकर्षण होगा। तथा दो परमाणु के नाभिकों के बीच Na और Nb नाभिक है दोनों, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर देखें आकर्षण बल को दिखाया गया है। तो आकर्षण बल को दिखाने के लिए यहाँ पर देखिए धन है, ये A हाइड्रोजन है और यहाँ पर A इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच आकर्षण होगा। तो देखिए तीर ऐसे लगाया गया है। यहाँ पर लिखा गया है पुराने बल, तो पुराने बल को हम डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे। अब नए बल, यहाँ पर देखिए Ea और Eb, मतलब कहने का मतलब ये वही हाइड्रोजन है जिसका ये इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन ये है और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसके लिए ये नया है। तो नए बल को ये पूरा ऐसे तीर द्वारा दिखाया गया। इसी प्रकार इधर भी वही कंडीशन है, ये दूसरे हाइड्रोजन का नाभिक है, दूसरे का, इसलिए ये नए बल से लाइन खींच के दिखाया। इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए जो है, ये नाभिक का इलेक्ट्रॉन है तो आकर्षण होगा, ये नाभिक का इलेक्ट्रॉन तो आकर्षण होगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा और ये नाभिक नाभिक के बीच प्रतिकर्षण होगा। अब देखिए आकर्षण बल दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं, जबकि प्रतिकर्षण बल उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, जैसा चित्र 4.7 में हम लोगों ने देखा। प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि नए आकर्षण बलों का मान नए प्रतिकर्षण बलों के मान से अधिक होता है। तो ये प्रयोग करके जब देखा गया तो ये पाया गया है कि जो नए आकर्षण बल हैं उनका मान नए प्रतिकर्षण बलों से अधिक होता है। ये प्रैक्टिकल करके देखा गया, इसीलिए पुराने को डॉट डॉट करके लिखा है और नए वाले को पूरा सीधी लाइन खींची। इससे थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है कि पुराना बल कुछ कमजोर है नए बल की तुलना में। तो इसके परिणाम स्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं तथा उनकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जब नए प्रतिकर्षण बल, नए बलों का मान नए प्रतिकर्षण बलों के मान से अधिक होता है। प्रायोगिक तौर पर पाया गया है कि नए आकर्षण बलों का मान नए प्रतिकर्षण बलों के मान से अधिक होता है। जाहिर सी बात है कि नया आकर्षण बल अगर ज्यादा होगा तो आपस में परमाणु आएंगे पास पास। तो कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं तथा उनकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रतिकर्षण कम होगा, आकर्षण ज्यादा होगा तो स्थिर होंगे, तो स्थिर होंगे पास पास आके, तो स्थिर होने पे स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होती है और गतिमान होने पे गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। तो चूंकि स्थिर हो रहे हैं इसलिए स्थितिज ऊर्जा करीब आते हैं तथा उनकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। हाँ, इसको इस तरह समझना है कि जब करीब आते हैं तो ऐसा नहीं, प्रतिकर्षण बल तो लग ही रहा है लेकिन आकर्षण बल का प्रभाव ज्यादा है, तो आकर्षण बल की वजह से वो पास पास आते हैं
तो पास पास तो आएंगे लेकिन प्रतिकर्षण रहता है। तो हमने जब पीछे पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था कि अनंत में जो है हम ऊर्जा को 0 मानेंगे। तो अनंत में स्थितिज ऊर्जा जो है एक तरह से अनंत में ऊर्जा को 0 माना गया था। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिला के तो मान के चलिए कि अनंत में स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। तो यहाँ पर देखिए जब वो पास पास आते हैं तो जब पास पास आएंगे तो ये बात है कि आकर्षण बल का प्रभाव ज्यादा है प्रतिकर्षण बल से, लेकिन प्रतिकर्षण बल भी है। तो जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण बल है तो प्रतिकर्षण बल की वजह से वो जो है पास पास रहेंगे तो, लेकिन प्रतिकर्षण बल लगता रहेगा उनके बीच। तो प्रतिकर्षण बल लगने की वजह से वो एक दूसरे के दूर जाने की संभावना ज्यादा रहेगी प्रतिकर्षण बल की वजह से, क्योंकि प्रतिकर्षण बल का भी मान है। वो बात अलग है कि आकर्षण बल का मान ज्यादा हो गया है, तो इस वजह से उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। अब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि चूंकि परमाणुओं के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो अगर उनको दूर दूर कर दिया जाए तो दूर दूर कर दिया जाएगा तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। तो जब दूर दूर कर दिया जाएगा तो प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा, मतलब कम लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि कम लगेगा तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, क्योंकि स्थिति ज्यादा अच्छी रहेगी। कोई प्रतिकर्षण नहीं तो गति का मतलब ही नहीं, यानी गतिज ऊर्जा वहां नहीं है, स्थितिज ऊर्जा ही है। तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा रहेगी और पास पास आएंगे तो प्रतिकर्षण की वजह से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि धकेलेंगे तो दूर जाने की संभावना, यानी उसमें वेग आने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो वेग का मतलब हाफ mv² होता है, यानी द्रव्यमान गुणे वेग का 1/2 से गुणा कर दिया जाए, वेग का स्क्वायर का 1/2 से गुणा कर दिया जाए, तो यही गतिज ऊर्जा। तो पास आने पर चूंकि प्रतिकर्षण है, वो अलग बात है कि आकर्षण बल का प्रभाव ज्यादा है इसलिए बाहर नहीं जा रहे, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा घटेगी, और दोनों गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का मान 0 रहेगा। कहने का मतलब ये, मतलब कांस्टेंट रहेगा 0 का मतलब। तो वही कह रहा है कि परिणाम स्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं तथा उनकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। अब समझ में आ गया कि स्थितिज ऊर्जा कम क्यों हो जाती है। अतः ऐसी स्थिति है कि नेट आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है। तो वहां पे क्या कंडीशन होती है कि नेट आकर्षण बल और नेट प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और निकाय की ऊर्जा न्यून स्तर पर पहुंच जाती है, और जो पूरा सिस्टम है उसकी ऊर्जा कम से कम पहुंच जाती है। इस अवस्था में हाइड्रोजन के परमाणु आबंधित कहलाते हैं और एक स्थायी अणु बनाते हैं जिसकी आबंध लंबाई 74 पिकोमीटर होती है। तो यहां तक अंडरलाइन कर लेंगे। आगे देखते हैं, चूंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन अणु 2 पृथक परमाणुओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। तो इस बात को समझिए कि किसी भी चीज से आप बीमार होते हैं तो आप कमजोर होकर अपने बेड में लेटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा कम हो जाती है। तो किसी भी चीज की जब ऊर्जा कम हो जाएगी तो वो अपने जगह स्थायी रहेगा। जैसे आप बेड में ही लेटे रहेंगे यानी वहीं पर स्थायी रहेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ भी समझिए कि जब ऊर्जा कुछ मुक्त हो जाती है दोनों की अन्योन्य क्रियाओं की वजह से, तो क्या होता है, वो अधिक स्थायी हो जाता है अणु, क्योंकि जो ऊर्जा निकलती है वही जो है बंधन ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी के रूप में काम करती है और वो स्थायित्व प्रदान करती है। तो इसीलिए कह रहा है कि चूंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन अणु 2 पृथक परमाणुओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है।
इस प्रकार मुक्त ऊर्जा आबंध एंथैल्पी यानी बंधन ऊर्जा कह सकते हैं। एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा, तो आबंध ऊर्जा मतलब बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। यह चित्र 4.8 में दिए गए आलेख में न्यूनतम के संगत होती है। विलोमतः मतलब इसका उल्टा क्या है कि H2 के 1 मोल अणुओं के वियोजन के लिए 435.8 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो विलोमता का मतलब अगर अब इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो वियोजन का मतलब तोड़ना, डिसोसिएशन के लिए 435.8 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बनने में इतनी ऊर्जा बाहर निकली होगी, तब तोड़ने में इतना देना पड़ेगा तब टूटेगा। तो भाई देखिए यहाँ पर लिखा है H2 गैस। हमने बताया था कि हर एक चीज के बॉन्ड को तोड़ने जोड़ने में जो रिएक्शन होगी तो सबसे पहले हम उसको गैसीय अवस्था में बदलेंगे, तभी बात करेंगे। क्योंकि एक सिद्धांत का मतलब होता है कि एक स्थिर जो है हमें पैरामीटर रखना पड़ेगा जिस पर हम बात करेंगे, तो वो गैस के रूप में ही हर जगह हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो गैस H2 गैस में अगर 435.8 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा दे दी जाए, तो अब देखिए मोल की भी बात करेंगे, क्योंकि मात्रा कितनी है ये कैसे पता चले। तो 1 मोल लेंगे तो प्रति मोल अगर इतनी ऊर्जा दे दी जाए तो H और H हाइड्रोजन परमाणु के रूप में अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको समझना है। अब ये देखिए चित्र जो बनाया गया है, चित्र के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस रेखा में जो है ये देखिए आबंध लंबाई दी गई है, ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक 74 पिकोमीटर है। अब ये क्या है, अंतरनाभिक दूरी। ये अंतरनाभिक दूरी का मतलब नाभिकों के बीच की दूरी क्या है, तो ये अंतरनाभिक दूरी को इसमें दिखाया गया है। यहाँ से यहाँ तक ये आबंध लंबाई है 74 पिकोमीटर, और इधर ऊर्जा दिखाई गई है। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा यहाँ पर 0 है। हमने बताया था कि अनंत लंबाई अनंत दूरी पर एक तरह से ऊर्जा 0 मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस आरेख में जो नीचे लिखा है पहले उसको पढ़ते हैं। कह रहा है H2 अणु के विरचन के लिए यानी बनने के लिए H परमाणुओं के बीच अंतरानाभिकीय दूरी की सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का आरेख। जो अंतरानाभिकीय दूरी है, अंतरानाभिकीय दूरी की सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का आरेख। आरेख में न्यूनतम ऊर्जा स्थित H2 की सर्वाधिक स्थायी अवस्था दर्शाई गई है। तो यहाँ पर सर्वाधिक स्थायी अवस्था यहाँ पर दर्शाई गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन है कि यहाँ पर देखिए अगर इस लेवल पे देखा जाए तो इस लेवल पर देखिए ये ग्राफ इस तरह से आ करके और इस तरह से यहाँ पर इस लाइन के लगभग जो है यहाँ पर ये देखिए समांतर हो गया है इस लाइन के। तो यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह से यहाँ पर आया है, इस लाइन के समांतर हो गया, और यहाँ पर देखिए लिखा है स्थितिज ऊर्जा 0 किलो जूल प्रति मोल। स्थितिज ऊर्जा नहीं, ऊर्जा। तो ऊर्जा यहाँ पर 0 का है। तो 0 का मतलब देखिए पृथक्करण दूरी इसी लाइन को लगभग टच कर रही है। यानी जब परमाणु एक दूसरे से दूर होते हैं, उनके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं होता, तो वहां पर ऊर्जा 0 मानी जाती है। अब वहां पर ऊर्जा 0 मानी जा रही है। अब जैसे जैसे हम लोग परमाणुओं को पास में लाते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये पास लाया जा रहा है। तो यहाँ पर पास लाया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पास आ गए, और यहाँ पर देखिए इनके बीच में कुछ गैप है। यहाँ पर देखिए गैप लगभग कम हो गया है, और यहाँ पर मतलब लगभग ये दोनों टच जैसे हैं आपस में, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से टच है, यहाँ पर कुछ दूरी है। इन दोनों को देखें तो ये वाला जो है
ये उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है जितना अच्छा इसमें दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर और पास आ गए हैं, यहाँ पर एकदम पास आ गए हैं। तो यहाँ पर जब देखिए एकदम पास आ गए हैं, तो ये देखिए जैसे जैसे पास आ रहे हैं तो ये लाइन नीचे की ओर जा रही है। यहाँ पर देखिए नीचे की ओर जा रही है। तो नीचे की ओर जाने पर, और यहाँ पर देखिए लिखा है आबंध ऊर्जा, यानी ये आबंध ऊर्जा की लाइन है हमारी, आबंध ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे नीचे की ओर जाने पर ये ऊर्जा घट रही है, ये ऊर्जा घट रही है, ये घट रही है ऊर्जा, आबंध ऊर्जा ये लाइन लिखी है। तो इस लाइन में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे नीचे जाने पर ये घटेगा। यहाँ पर देखिए तो ऊर्जा का मान एक तरह से घट रहा है और वो ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो 435.8 जो है, और यहाँ इस लाइन को आबंध लंबाई बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए एकदम दूरी है, तो पृथक कण दूरी सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर पास आते आते जब यहाँ तक आ गए, एकदम पास आ गए यहाँ पर, तो आबंध लंबाई हमारी 74 पिकोमीटर है दोनों H परमाणुओं के बीच। तो जब H परमाणुओं के बीच आबंध लंबाई 74 पिकोमीटर है, उस समय आबंध ऊर्जा 435.8 है। अब आप ये कह सकते हैं, ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ऊर्जा 0 दी गई है, फिर यहाँ 435.8 क्यों दी गई है। तो ये देखिए ऊर्जा यहाँ से जब हम अनंत की ओर बढ़ते हैं, तो अनंत की ओर जब बढ़ेंगे तो परमाणु आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं, तो वहां पर ऊर्जा 0 होगी, 0 होगी। और जब पास पास आते हैं तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है। वो अलग बात है कि आकर्षण बल का प्रभाव प्रायोगिक तौर पर प्रतिकर्षण से ज्यादा हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेंगे तो ऊर्जाएं ज्यादा होंगी, इसलिए ये मान ज्यादा है, ये मान कम है। तो इन बातों को ध्यान देना। तो H परमाणु के विघटन के लिए H परमाणुओं के बीच अंतरानाद की दूरी के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का आरेख, आरेख में न्यूनतम ऊर्जा स्थिति H2 की सर्वाधिक स्थायी अवस्था दर्शाई गई। तो जब ये आबंध ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, देखिए ये आबंध ऊर्जा की बात कर रहा है और ये ऊर्जा की बात कर रहा है। तो ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा है? आबंध ऊर्जा 435.8 है। अब इसको नीचे इसलिए दिखाया गया है कि इतनी ऊर्जा बाहर निकलेगी जब, तो ये 0 से भी कम ऊर्जा हो जाएगी। तो जो इतनी ऊर्जा बाहर निकल जाएगी तो ये और गड्ढे में आ जाएगा ग्राफ, तो यहाँ पर और नीचे आ गया। तो यही आबंध ऊर्जा जो निकलती है, यही इनको दोनों को बांधे रखने का काम करती। तो ये देखें यहाँ पर आबंध ऊर्जा का मतलब ये ऊर्जा बाहर निकल गई है। जब बाहर निकल जाएगी तो और ऊर्जा कम होगी, इसलिए ग्राफ ये इस लाइन से ऊर्जा और कम हुई है तो ये नीचे की ओर आ गया। तो इस चीज को हमें गंभीरता से ध्यान देना। अब आगे हमारा आ जाता है कक्षक अतिव्यापन अवधारणा। कक्षक अतिव्यापन अवधारणा, इसका अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।